Hello everyone, this is Shrutikar and I welcomes you all on my channel, that is Shrutikar Knowledge Hub. Today we are going to cover some basic concept of macroeconomics by which it is very easy to understood how macroeconomics deal with or what is macroeconomics, or we can say कि how we can learn macroeconomics. Means कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो पूरी मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपके काम आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. Do not miss it. Please watch it. And if you don't subscribe my channel yet, then please subscribe my channel right now and click on bell icon by which you can get recent updates. Also click on like button and please share my videos as much as possible. So let's start today's class. Today we are going to study about basic concept of macroeconomics. यानी कि macroeconomics के basic concepts कौन कौन से हैं. तो इसमें हमने सबसे पहले द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, या इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं. और अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे मैम व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. इट्स वेरी सिंपल मैम. जो पॉलिटिकल फ्रंटायर होता है किसी भी कंट्री का दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी. तो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म है. सो यू आर करेक्ट. पॉलिटिकल फ्रंटायर जो है कंट्री का, ये ही क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है. लेकिन ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहें या कॉमन लैंग्वेज में कहें या किसी और पर्सपेक्टिव से सही है. लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, कि किसी कंट्री की नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाएगी, तो नेशनल इनकम में ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितनी अर्निंग हो रही है. हमारी कंट्री का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी हमें देखनी है. सो डोमेस्टिक टेरिटरी वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, इसका जो स्कोप है वो वाइडर हो जाता है और ज्यादा फैल जाता है. क्या क्या हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट इज ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more countries. यानी कि कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री का रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. यानी कि जो उसका काम है वो यही है कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में वो अपना शिप एक जगह से कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाता है, या अपना एयरक्राफ्ट या अपना प्लेन एक जगह से दूसरी कंट्री में लेकर जाता है. फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का जो प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में है. यानी कि रशिया और जापान के बीच में उसे ट्रांजेक्शन करनी होती है एयर इंडिया के प्लेन को. ठीक. सो इन दैट केस जो प्लेन और जो उसे ऑपरेट कर रहा है वो ऑब्वियसली बात है एयर इंडिया का प्लेन है, तो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट हमारा है, तो उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा. देखिए हम प्लेन किस किस के बीच में रन कर रहा है, रशिया और जापान के बीच में. लेकिन किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में एंट्री कर रहा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसके अंदर काउंट हो रहा है, वो काउंट हो रहा है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर. इसलिए मैंने कहा कि इसका स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है कि भले ही वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट नहीं कर रहा है, बट इट इज रन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, शिप एंड एयरक्राफ्ट, देन इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया. क्लियर. Second, fishing vessels, oil and the natural gas rigs and floating platforms operated by the resident of a country in the international water where they have exclusive right of operation. कोई फिशिंग वेसल है या ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, इन सब में भी आप जो इंडियन फिशरमैन है, माना इंडियन फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर उनके पास राइट है कि हाँ वो इतने एरिया में फिशिंग कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव राइट दे है. हमने यहाँ वर्ड यूज करा है कि वेयर दे है एक्सक्लूसिव राइट, जहां उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है काम करने का. और अगर वो उस एरिया में डील कर रहे हैं, भले वो इंटरनेशनल वाटर में इंडियन ओशियन में जाते हैं डील करने के लिए, तो इंडियन ओशियन का मतलब ये तो नहीं पूरा ओशियन इंडिया का है, सिर्फ नाम इंडियन ओशियन है, वरना वो क्या है एक इंटरनेशनल वाटर में काउंट किया जाता है. तो जितने एरिया में उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है काम करने का, तो उस एरिया के में जो जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं, जितने भी इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट काम कर रहे हैं, दे आर काउंट अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. थर्ड, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. लोकेटेड अब्रॉड, अब देखिए अब ये कुछ वर्ड शायद आपके लिए नए हो. एम्बेसीज होती है, आपने कई बार सुना होगा कि फॉरेन एम्बेसी का पर्सन है, या पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, चाइना की एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इंडियन एम्बेसी चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
अमेरिका के अंदर है। तो ये एम्बेसी क्या करती है, बेसिकली ये पॉलिटिकल जो भी हमारी कंट्री की जो डीलिंग है वो हैंडल करती हैं, इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है उससे रिलेटेड काम करती हैं। तो भले ही एक इंडियन एम्बेसी चाइना के अंदर है, इंडियन एम्बेसी कहाँ है, चाइना के अंदर है, लेकिन स्टिल इट इज दी पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। इसी तरीके से कंसुलेट्स, वो बिल्डिंग जो इनको काम करने के लिए दी गई है, तो भले ही वो बिल्डिंग कहाँ है, दूसरी कंट्री में है, इंडियन एम्बेसी या इंडियन कंसुलेट्स की जो बिल्डिंग है वो भले ही दूसरी कंट्री में है, लेकिन वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर मतलब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रखा है तो ये सब किस में आएगी, हमारी काउंट की जाएगी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड कि क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, हमने कहा कि हमने क्या क्या इंक्लूड करा, हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि शिप्स या एयरक्राफ्ट जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करता है, ऑयल वेसल्स हैं या रिग्स हैं, या इंडियन ओशियन में जो इंटरनेशनल एरिया में जो ट्रीट कर रही हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स है जहां पर उन्हें काम करने का। ठीक है, या फिर आपकी जो एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसी जो बाहर किसी भी कंट्री में एस्टेब्लिश है वो इंडियन कंट्री का, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। क्या इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल उसका उल्टा पॉइंट पहला जो एम्बेसीज, कंसुलेट्स और मिलिट्री जो बाहर की कंट्री की हैं लेकिन कहाँ एस्टेब्लिश है, इंडिया में एस्टेब्लिश है, लेकिन वो पार्ट कहाँ का है, किसी और कंट्री का पार्ट है। देखिए जैसे पाकिस्तान एम्बेसी है वो इंडियन टेरिटरी में है, लेकिन वो किसका पार्ट मानी जाएगी, किसका पार्ट मानी जाएगी, वो पार्ट मानी जाएगी पाकिस्तान का पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कौन कौन से, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है। भले ही डब्ल्यूएचओ या यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी एक ब्रांच इंडिया में भी है, लेकिन फिर भी वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, उनको हम इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल एरिया होता है किसी भी कंट्री का जहां पे गुड्स, पीपल या गुड्स, पीपल के कैपिटल इजीली फ्रीली मूव कर सके, जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, दैट यू कांट गो देयर। जैसे मैंने बात करी ना एक्सक्लूसिव राइट इंटरनेशनल वाटर में, तो इसीलिए हमने कहा कि वो ऐसा एरिया कहा है यूनाइटेड नेशन है, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर जिस कंट्री के लोग फ्रीली गुड्स या कैपिटल बिल्कुल फ्रीली मूव कर सके, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। Now we are going to discuss about normal resident of a country. Clear? Normal resident of a country. लेकिन उससे पहले मैं एक होमवर्क देती हूँ, और होमवर्क है कि if any person rented their building to Google in America, then क्या वो इंडिया का पार्ट मानी जाएगी? फिर समझ लेते हैं कि टाटा rented its building टू गूगल इन अमेरिका, यानी कि टाटा जो कि इंडियन रेसिडेंट है, उसने उसकी एक बिल्डिंग अमेरिका में है और उस बिल्डिंग को अमेरिका ने उस बिल्डिंग को टाटा ने गूगल को रेंट पे दिया है। ठीक है, किराए पर दिया है, तो वो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी? आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है कि इज इट कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और नॉट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टूड अबाउट normal resident. Now our second basic concept of macroeconomics is normal resident, means किस पर्सन को हम किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट काउंट करेंगे। ठीक है, who is considered as a normal resident of a country। तो कोई भी पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री तब बनता है जब वो उस कंट्री में रहता हो और उसके साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो। रहता हो तो समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि परचेजिंग करना, अर्न करना, स्पेंड करना, खर्चा करना, वो सब किसमें हो रहा है, जिस कंट्री में हो रहा है उस कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें हम किस को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंक्लूड करने वाली लाइन बहुत सारी होगी, इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब किस किस पर्सन को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, यानी कि जो लोग इंडिया घूमने आए हैं, टूरिस्ट है, इलाज कराने आए हैं,
ठीक है, मेडिकल पर्पज के लिए आए हैं, पढ़ने आए हैं, या फिर वो टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, वो कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड, एम्बेसीज, जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उसमें जितने भी आपका फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है, वो फॉरेन स्टाफ भी फॉरेन कंट्री का पार्ट होगा, हमारी कंट्री के लिए नॉर्मल रेसिडेंट वो नहीं काउंट किया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर भले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगी, वो इंटरनेशनल एरिया की ही नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट की जाएगी। और वो एम्प्लॉयज जो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और वो फॉरेनर है अगर, तो वो फॉरेनर भी नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा। जैसे कि मैं मानती हूँ कि कोई अमेरिकन है, अमेरिकन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WHO की, WHO जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी ब्रांच इंडिया में है, और एक अमेरिकन इंडिया में काम कर रहा है अंडर WHO, तो वो अमेरिका का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वो काम करते उसे 1 साल या उससे ज्यादा हो जाता है, 1 साल से ज्यादा हो जाता है, तब वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट किया जाएगा। वरना 1 साल से कम के अंदर वो किसका पार्ट माना जाएगा? अपनी कंट्री का पार्ट माना जाएगा, भले ही वो इंडिया में WHO के अंदर काम कर रहा है, लेकिन 1 साल के बाद वो नॉर्मल रेसिडेंट काउंट होगा इंडिया। नेक्स्ट, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स या सीजनल वर्कर्स। क्रू मेंबर आपको पता ही है, जो शिप वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन वेसल्स का क्रू मेंबर है, कमर्शियल ट्रैवलर है, कमर्शियल आता जाता रहता है, सीजनल वर्कर है, और वो 1 साल से कम टाइम के लिए इंडिया में रुका है, तो भी वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं? जिनको डेली बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई रोड कोई ट्रैक्टर ट्रक चला रहा है, तो ट्रक चला रहा है तो उसका काम यही है कि वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर डेली क्रॉस करता है, तो उसका तो काम यही है कि भाई उसको तो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेकर जाना है, दूसरे जगह सामान इंडिया में लेकर आना है। तो क्या वो किस कंट्री का पार्ट माना जाएगा? किस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है? क्योंकि हो सकता है 6 महीने वो वहां पर और 6 महीने यहाँ पर। देन इन दैट केस अगर कोई बॉर्डर वर्कर है तो वो उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा जहां का वो रेसिडेंट है, ना कि जहां पर वो काम करता है। क्लियर? नाउ एक टर्म होती है सिटीजनशिप और एक होती है आपकी रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप में क्या अंतर है, हम अभी ये देखेंगे कि रेसिडेंटशिप में और सिटीजनशिप में आपका क्या अंतर होता है। तो सिटीजनशिप में और रेसिडेंटशिप में क्या अंतर है? अगर हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप के अंदर आप एक टेक्निकल मतलब एक लॉ है कि अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है तो आप इंडिया के सिटीजन माने गए हो, या कोई बाहर का पर्सन है और उसने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा है और बाय लॉ उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, देन ही इज कॉल्ड एज द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। रेसिडेंटशिप क्या है? जो भी हमने बात की, रेसिडेंटशिप है कि अगर कोई पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के अंदर हो रही है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है, या कोई भी पर्सन जिसका जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर काम कर रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। यानी कि अगर कोई चाइनीज या कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी अफगानिस्तानी या कोई भी अमेरिकन इंडिया में 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट तो हैं, लेकिन सिटीजन नहीं होंगे। सिटीजन होने के लिए उन्हें लॉ अबाउट जो भी उनके काम है, उनको रूल्स हैं, उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। ओनली देन दे विल बिकम दी सिटीजन ऑफ अ कंट्री, अदरवाइज वो नॉर्मल रेसिडेंट आपके रेसिडेंट तो माने जाएंगे लेकिन सिटीजन नहीं माने जाएंगे। क्लियर? नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट। इनमें क्या एक आपका टर्म है वो अभी हम स्टडी करते हैं। नाउ एक टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा, एक टर्म है नॉर्मल रेसिडेंट हमने पढ़ा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ, बट इसको भी हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिया का रहने वाला हो या इंडिया के बाहर का रहने वाला हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर रहकर प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स एनी प्रोडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी
जो हो रही है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, चाहे वो इंडियन कर रहा है या कोई नॉन इंडियन कर रहा है। ठीक है, मीन्स जो इसके अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो हो रही है इंडिया के अंदर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है। तो इसीलिए और कौन कर रहा है, या तो इंडियन कर रहा है या नॉन इंडियन कर रहा है, नो मैटर कि कौन कर रहा है, इंडियन और नॉन इंडियन, लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है। तो इस केस में वो किस में इंक्लूड होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। जबकि नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल नॉन रेसिडेंट जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में वो क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी इंडिया में हो रही हो या इंडिया के बाहर हो रही हो, लेकिन करने वाला इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट बी दी रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो यानी कि जो एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर, वो चाहे इंडिया में हो रही है या आउटसाइड इंडिया हो रही है, बट प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। प्रोड्यूस किसके द्वारा की जा रही है, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है, देन इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर। सो दिस इज, और यही कॉन्सेप्ट हमारे निकल कर आते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से होने वाली इनकम को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल प्रोडक्ट से होने वाली इनकम को कहते हैं हम नेशनल इनकम। इसको हम आगे और ज्यादा पढ़ेंगे। नाउ आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट द टॉपिक इज। ठीक है, कि कैसे कैसे हमने टॉपिक कवर करे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा। So this is all about today's session. I hope you all like this session. So please watch the video and click on like button if you like the videos. Thank you and have a nice day.